गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 11.2 विज्ञापन, भूमिका और आक्षेप ये लेसन कंप्लीट किया था। आज हम 11.3 नेक्स्ट लेसन जो है वो हमारा व्यक्तिगत और व्यक्तिक विक्रय, अर्थ और भूमिका। बहुत छोटा सा और बहुत आसान चैप्टर है। देखो, अभी तक हमने जो मार्केटिंग मिक्स के लेसन में पढ़ा था कि उसके 4 एलिमेंट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। फिर प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट आगे हमने पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला था एडवर्टाइजिंग, दूसरा था पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिक विक्रय, तीसरा सेल्स प्रमोशन और चौथा पब्लिसिटी। पिछले लेसन में हम विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग पढ़ चुके हैं। इस लेसन में हम प्रमोशन मिक्स के नेक्स्ट एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, पर्सनल सेलिंग या व्यक्तिक विक्रय या व्यक्तिगत विक्रय। नेक्स्ट लेसन है वो है हमारा तीसरे और चौथे एलिमेंट से रिलेटेड, विक्रय, संवर्धन और प्रचार, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। अब देखो, इस लेसन को पढ़ने से पहले ये एज्यूम करके देखो कि कई बार हमारे घर में कोई सेल्समैन सामान लेकर आता है और वो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देता है। उस प्रोडक्ट को किस कंपनी ने बनाया है, किस रेट पर उपलब्ध है, पूरा वो डेमोन्स्ट्रेशन देता है। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, तो तुरंत हम उससे पूछ लेते हैं और तुरंत ये डिसीज़न हो जाता है कि हमें वो प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। तुम्हें पहले बताया था कि एडवर्टाइजिंग में नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। उसमें सेलर और बायर आमने सामने नहीं होते और ना ही हमें पता चलता है कि फीडबैक हमें तुरंत नहीं मिलता कि ग्राहक ने वस्तु खरीदी या नहीं खरीदी, वो हमें एकदम नहीं पता चलता। जबकि पर्सनल सेलिंग में जब कोई व्यक्ति पर्सनली ग्राहक के पास जाकर वस्तु को बेचता है तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, तुरंत फीडबैक मिल जाता है, या तो वो वस्तु खरीदता है या वो वस्तु नहीं खरीदता। दोनों आमने सामने होते हैं और कस्टमर को कोई भी डाउट होता है वो तुरंत जो है सेल्समैन से पूछ लेता है। और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टाइजिंग में जो दिखाया गया है केवल वही देखना है, ग्राहक कुछ नहीं बोल सकता, ना ही कुछ पूछ सकता। लेकिन ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, देखो, विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। बुक खोल के बैठे हो तो पेज नंबर 439 पे है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अब देखो, विज्ञापन हम पढ़ चुके हैं और व्यक्तिगत विक्रय अभी हमने पढ़ना है, पर्सनल सेलिंग, जिसमें ग्राहक के पास वस्तु सेल्समैन जाकर बेचता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर हम समझ लेंगे तो ये याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल कॉन्टैक्ट, व्यक्तिगत संपर्क। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इम्पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, यह अव्यक्तिगत होता है। एडवर्टाइजिंग में तुम्हें समझाया था कि ये कैसा कम्युनिकेशन है, अव्यक्तिगत। जबकि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, पर्सनली किया जाता है, आदमी से मिलकर किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत विक्रय कहलाता है, व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट इसमें होता है। दूसरा पॉइंट है संदेश की एकरूपता। अब देखो, विज्ञापन में आपने जो एडवर्टीजमेंट दिखाई वो सभी ग्राहकों के लिए एक जैसी होगी, तो संदेश में एक रूपता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, सबके लिए एक जैसा मैसेज होता है। तो संदेश में एक रूपता होती है, अर्थात सभी उपभोक्ताओं के लिए समान होता है। और संदेश में एक रूपता नहीं होती, अर्थात उपभोक्ताओं के व्यवहार को देखते हुए उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और पर्सनल सेलिंग में क्या है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप ग्राहक के अनुसार कोई डिसीज़न चेंज भी कर सकते हो, मैसेज को चेंज भी कर सकते हो। जबकि विज्ञापन में जो दिखाया गया है वो सभी के लिए एक जैसा होता है, जबकि व्यक्तिगत विक्रय में हमारा जो मैसेज है वो एक जैसा नहीं होता, ग्राहकों के व्यवहार को देखते हुए वो उसमें कोई बदलाव भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है लोचकता, फ्लेक्सिबिलिटी। तो एडवर्टाइजिंग में कोई लोचकता नहीं होती, लोचकता का अभाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। जबकि पर्सनल सेलिंग में ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है कि ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से या उसके व्यवहार के हिसाब से हम थोड़ा बहुत फेरबदल भी कर सकते हैं। जबकि विज्ञापन में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें लोचकता का अभाव होता है। चौथा पॉइंट है क्षेत्र।
विज्ञापन के माध्यम से संदेश एक ही समय पर अनेक व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है, जबकि पर्सनल सेलिंग में संदेश एक समय पर एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों तक ही पहुंचाया जा सकता है। पर्सनल सेलिंग में आप या तो एक कस्टमर तक मैसेज पहुंचा पाओगे या कुछ लोगों तक पहुंचा पाओगे, जबकि एडवर्टीज़मेंट जो है एक मास कम्युनिकेशन का मीडिया है, उसमें आप बहुत से लोगों के साथ इकट्ठा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है लागत। तो सोच सकते हो लागत किस में ज़्यादा आएगी। अगर हम एक एक कंज्यूमर को जाकर खुद बेचने लगेंगे तो लागत ज़्यादा आएगी, और अगर हम विज्ञापन करते हैं तो वो कम खर्चीला होता है। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है समय। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जब ग्राहक को एक एक ग्राहक को जाकर बेचा जाएगा। तो इसके अंतर्गत उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम। अब पर्सनल सेलिंग कौन करता है, जो सेल्स पर्सन्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, विक्रयकर्ताओं द्वारा, जबकि एडवर्टाइजिंग किस माध्यम से किया जाता है, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। एडवर्टाइजिंग में हमें ग्राहक की प्रतिक्रिया का तुरंत पता नहीं चलता कि वो वस्तु को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, जबकि पर्सनल सेलिंग में हमें उसकी प्रतिक्रिया का तुरंत पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य। उत्पाद में रुचि पैदा करना और बनाए रखना। एडवर्टाइजिंग का उद्देश्य क्या है, वह लोगों की प्रोडक्ट में रुचि पैदा करना और उसे बनाए रखना। और पर्सनल सेलिंग का उद्देश्य क्या होता है, क्रय निर्णय को तुरंत प्रभावित करना, कि तुरंत हमारा कस्टमर ये डिसीजन ले सके कि उसको वस्तु खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुलनेस, उपयोगिता। दोनों ही संवर्धन की विधियाँ, दोनों ही प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट हैं। तो संवर्धन की यह विधि अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए एडवर्टीज़मेंट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि पर्सनल सेलिंग का प्रयोग इंडस्ट्रियल बायर्स या मध्यस्थों के लिए उपयोगी है जो संख्या में कम होते हैं, जिनको खरीदने वाले कम लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक मशीन बेचनी है, तो मशीन आप दिखाने जा रहे हो, उसका डेमो दे रहे हो, तो उसको खरीदने वाले लोग लिमिटेड होंगे, तभी ये विधि फ़ायदेमंद है। तो या तो ये इंडस्ट्रियल बायर्स जो औद्योगिक क्रेता होते हैं, जो उद्योगों के लिए, अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए सामान खरीदते हैं, या जो मध्यस्थ होते हैं बीच में, डीलर, फुटकर विक्रेता होते हैं, उनके पास आप पर्सनली जाकर माल बेचते हो, तो ये विधि वहाँ यूज़ की जा सकती है। हर एक कंज्यूमर के पास कंज्यूमर प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए पर्सनल सेलिंग को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों का डिफरेंस पढ़ने के बाद अब क्लियर हो गया होगा कि विज्ञापन क्या था और पर्सनल सेलिंग क्या है। अब हम इसके मेन टेक्स्ट पे आते हैं कि विपणन मिश्रण के 4 तत्व होते हैं: उत्पाद मिश्रण, मूल्य मिश्रण, संवर्धन मिश्रण, स्थान अथवा भौतिक वितरण मिश्रण। ये तुम 11.1 लेसन में पढ़ चुके हो कि मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। इनमें से संवर्धन मिश्रण के 4 उपतत्व होते हैं, जैसे विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय, तीसरा सेल्स प्रमोशन और चौथा पब्लिसिटी। इस अध्याय में हम व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत विक्रय का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय विक्रय वृद्धि के ऐसे माध्यम से है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं। विक्रेता अपने उत्पाद को क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है और संभावित क्रेता के संदेह को दूर करके उसको पूरी तरह संतुष्ट करता है। मतलब इसमें सेलर और बायर दोनों आमने सामने होते हैं, डायरेक्ट रूप से आमने सामने होते हैं। जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को ग्राहक को दिखाता है, सारी विशेषताओं का वर्णन करता है, सारी फीचर्स के बारे में बताता है, और जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकता है उसके कोई भी अगर उसके दिमाग में कोई डाउट है, संशय है, संदेह है, तो उसको दूर करके पूरी तरह उसको संतुष्ट करता है। टूल किट में भी बता रखा है, देखो, इसका अभिप्राय उत्पाद के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना। इट रेफर्स टू कॉन्टैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट पर्सनली। व्यक्तिगत रूप से जाकर ग्राहकों से कॉन्टैक्ट करना इसमें शामिल होता है। अब इसकी डेफिनेशंस भी दे रखी हैं, देखो। पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ प्रोडक्ट
पर्सनली। व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय किसी वस्तु के संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार यह एक या अधिक संभावित क्रेताओं के साथ वार्तालाप द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से की गई मौखिक प्रस्तुति है। इट इज़ एन ऑरल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, मौखिक रूप से जो सेलर है या सेल्स पर्सन है उसके द्वारा जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको बातचीत के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा खरीदने वस्तु को बेचने के उद्देश्य से मौखिक प्रस्तुति है। इट इज़ एन ऑरल प्रेजेंटेशन ऑफ सेलिंग थ्रू डिस्कशन विद वन और मोर प्रोबेबल बायर्स। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत विक्रय का अभिप्राय क्रेता और विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होने से है, जिसके दौरान विक्रयकर्ता संभावित क्रेता को अपने उत्पाद के बारे में समझाता है और जब क्रेता उससे संतुष्ट हो जाता है तो वह उस उत्पाद को खरीद लेता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल फॉर्म। जैसे एडवर्टाइजिंग में तुम्हें बताया था कि इट इज़ इन पर्सनल, और ये क्या है, व्यक्तिगत प्रारूप होता है इसका। तो व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क होता है, अर्थात दोनों पक्षकार आमने सामने होते हैं। दूसरा पॉइंट है संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता और संभावित क्रेता में व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे संबंधों का बिक्री में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब देखो, जो सेल्स पर्सन है और जो ग्राहक है उनके बीच में रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वो उससे वस्तु खरीद रहे हैं पर्सनली, तो एक रिलेशनशिप उनके बीच में बन जाता है जो आगे सेल्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा पॉइंट है मौखिक वार्तालाप, ऑरल कन्वर्सेशन। इसके अंतर्गत विक्रयकर्ता और ग्राहक के बीच में वस्तु की विशेषताओं जैसे मूल्य, रंग, आकार, डिज़ाइन, प्रयोग विधि आदि के संदर्भ में मौखिक बातचीत होती है। चौथा पॉइंट है संदेहों का तुरंत समाधान, क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज। इसके अंतर्गत ग्राहक वस्तु के बारे में अपने संदेहों को विक्रयकर्ता से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुरंत पूछा जा सकता है। विक्रयकर्ता इन संदेहों का तुरंत उत्तर देकर उन्हें दूर करता है। पांचवा पॉइंट है विक्रय की धीमी गति, स्लो स्पीड ऑफ सेल्स। इसके अंतर्गत विक्रय की गति धीमी रहती है। विक्रयकर्ताओं को घर घर जाना पड़ता है और कई बार जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर क्रेता विक्रयकर्ता की बात से सहमत होते हैं। इस प्रकार अपनी बात से क्रेताओं को सहमत करने में अधिक समय लगता है। अब देखो, कई बार हम लोग बिजी होते हैं, कोई सेल्समैन आया तो उसको बाहर से ही भगा देते हैं कि भाई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और कई बार अगर फुर्सत है और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम बुलाकर उससे सारा प्रोडक्ट देखते भी हैं। तो इसमें ग्राहक के जो है इच्छा शक्ति ज़्यादा डिपेंड करती है, इसलिए सेल्स जो है वो बहुत स्लो होता है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, रिसीट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। वैसे तो जब भी कोई कंपनी अपना उत्पाद बाज़ार में लाती है तो उसे पहले उत्पाद के बारे में क्रेताओं की राय जान ली जाती है। फिर भी व्यक्तिगत विक्रय के दौरान विक्रयकर्ता ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण उनकी पसंद के बारे में भी अनेक नई जानकारियाँ प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स पर्सन है वो कंज्यूमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो उसे ग्राहक के बारे में कुछ और सूचनाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं जब वो उससे कांटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इसके बाद है वास्तविक विक्रय, रियल सेल। व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत ग्राहकों को केवल वस्तु की जानकारी ही नहीं दी जाती बल्कि वस्तुओं का विक्रय भी किया जाता है। और इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि हम केवल वस्तु के बारे में बताएंगे, बल्कि हमें वास्तव में इसमें इसका लास्ट स्टेप पे सेल्स की जाती है। क्या सब कुछ जैसे सेल्समैन ने दिखा दिया, डेमो दे दिया, अब ग्राहक ने डिसाइड कर लिया कि उसको वस्तु खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, तो अगर वो खरीद लेता है तो ये रियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, वास्तव में विक्रय हो जाता है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही है कि पर्सनल सेलिंग क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं, और विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में क्या अंतर है। ये टॉपिक तुमने नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है।